नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आज शुभारंभ है। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज होने वाला है। मन की बात कार्यक्रम का आज 87वां एपिसोड है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। हर बार की तरह पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज 87वां एपिसोड है उसका। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए संबोधित करते हैं। आज सुबह 11 बजे मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज, मन की बात कार्यक्रम का आज 87वां एपिसोड है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जनता को संबोधित करते हैं। सपा सुप्रीमो मायावती आज विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेंगी। इसमें विधानसभा के सभी उम्मीदवारों के साथ रसड़ा बालिका के जीते विधायक उमाशंकर सिंह और सभी बड़े और छोटे पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, वाम सेव के जिला संयोजक, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य जोन इंचार्ज बुलाए गए हैं। मायावती एक एक उम्मीदवार से हार के बारे में जानकारी लेंगी। वो पूछेंगी कि पार्टी कहां चूकी जिससे हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि इसके बाद खराब काम करने वालों पर गाज भी गिरेगी। कुछ बड़े पदाधिकारी हटाए भी जा सकते हैं और कुछ को नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि मायावती इस बैठक में मिशन 2024 के तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दे सकती हैं। विधानसभा 2022 में बीएसपी की करारी हार के बाद आज मायावती ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में हार की समीक्षा की जाएगी कि क्या कारण रहा कि जो बीएसपी का बेस वोट है वो अलग छिटक गया। तो इस पर जिस तरीके से जहां आप देख सकते हैं कि लाइन में दो लाइनें बनाई गई हैं, सांसद, विधायक, सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष। दूसरी तरफ जो तमाम जो संगठन बीएसपी के हैं उनको उसमें बुलाया गया है। वो दूसरी लाइन में खड़े हुए हैं, सेक्टर जो प्रभारी हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? सर, बस्ती जिले से आए हैं। आज तो जवाबदेही की बारी है। हाँ, आज है जवाबदेही भाई। क्या लगता है किस वजह से ऐसा हुआ? नहीं, कोई बहुत चीज नहीं, वो समीक्षा हो रही है, हम बताया जाएगा। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं बस्ती से आया हूँ। सर, क्या लगता है कि किस वजह से इतना वोट कम मिला बहन जी को? जी, अभी जो भी दिशा निर्देश है माननीय बहन जी बताएंगे। और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? इटवा सिद्धार्थ नगर से आए हैं। आज तो जवाबदेही की बारी है, मुझे लगता है। क्या आज तो जवाबदेही की बारी है। आज मान्य बहन जी समीक्षा करेंगी। क्या लगता है किस वजह से इतनी एक सीट आई पूरे पे? अब समीक्षा के बाद पता चलेगा। समीक्षा लेंगी, बताएंगे मान्य बहन जी। तो जो भी अधिकारी आए हैं, पदाधिकारी, उनका कहना है कि बहन जी समीक्षा करेंगी, उसके बाद दिशा निर्देश देंगी कि आगे पार्टी को किस तरीके से बढ़ाना है, क्या पार्टी संगठन में परिवर्तन की जरूरत है। तमाम चीजों पर चर्चा होगी और हो सकता है एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर के जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, जो प्रभारी हैं उनको भी बदला जा सकता है। तो एक बड़ा मूवमेंट आज बीजेपी में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लाइट का शुभारंभ किया है। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत शुरू हुई इंटर स्टेट फ्लाइट गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। सेवा के लिए स्पाइस जेट को जिम्मेदारी मिली है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लाइट की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की सुविधा दी गई है और इन फ्लाइट्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी
आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो, लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लाइट्स का शुभारंभ किया गया है। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ और इस फ्लाइट्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया है। सेवा के लिए स्पाइस जेट को जिम्मेदारी भी दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे साथ सहयोगी सुभाष गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष, शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर कदम हर दिन कुछ नया निर्णय भी यहां पर लेते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गोरखपुर से वाराणसी के लिए फ्लाइट की सुविधा, यानी कि अब एक नई जिम्मेदारी, एक नई चुनौती विपक्ष के लिए भी है और जनता के लिए भी नई सुविधा, गोरखपुर के जनता के लिए भी एक नई सुविधा। किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, जनता का क्या रुझान? जी बिल्कुल, इसको मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर से कानपुर के लिए और वाराणसी के लिए दोनों जगह के लिए आज फ्लाइट जो है आज से शुभारंभ हुआ है, जिसका वर्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से जो है शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि कुल 12 फ्लाइट्स गोरखपुर से जो है उड़ानें भर रही हैं और विभिन्न गंतव्य के लिए वाराणसी और कानपुर के लिए एक फ्लाइट आज से शुरू की गई है। और बता दें आपको कि पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि लगातार गोरखपुर के लिए उन्नति के पथ पे या आपको कहूं कि विकास लगातार गोरखपुर का होता चला रहा है, जिससे पूर्वांचल वासियों को लगातार लाभ मिल रहा है। मेडिकल क्षेत्र में आपको बता दूं कि यहाँ पे एम्स की शुरुआत की गई, बेरोजगारी पे लोग थे उसके लिए खाद कारखाना शुरू किया गया, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यहाँ से शुरुआत हुआ। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बीता 5 वर्ष था वो गोरखपुर के लिए लगातार विकास का एक नया स्वरूप देता चला आया है। यहाँ के लोग गोरखपुर वासी हैं, वो काफी खुश हैं। दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज गोरखपुर से वाराणसी और कानपुर के लिए जो है फ्लाइट शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो उद्योग हैं यानी व्यापारी वर्ग है वो काफी खुश है, क्योंकि यहाँ से बनारस जाएगा, वो साथ में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करेगा। और जो वाराणसी के साड़ियों का यानी वाराणसी साड़ी काफी फेमस है, गोरखपुर में काफी ज्यादा बिकता है, उसके लिए व्यापारी वर्ग जो दोनों काम करेगा, यानी कि वहां से कपड़े का उद्योग भी करेगा, खरीदारी भी करेगा और साथ में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करेगा। और कानपुर में आपको बता दें कि चमड़ा उद्योग का काफी जो है फेमस है, तो यहाँ से जो 8 घंटे 9 घंटे ट्रेन से लोग जाते थे, यानी कि पूरा दिन व्यतीत होता था, पूरी रात व्यतीत होती थी, अब वो महज आधे 1 घंटे में वो पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य को। जी ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। अलीगंज नवीन गल्ला मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दाल चावल की उड़द में भीषण आग लगी है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। दाल चावल की आड़त में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है।
लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लाखों रुपए का अनाज जल गया। दाल चावल की आड़त में भीषण आग लगी है। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण आग लगी है और इस आग में अनाज का बच पाना काफी मुश्किल है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 5 गाड़ियों को आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। बमुश्किल इस आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरों में लपटें साफ दिखाई दे रही हैं और लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आग कितनी भीषण रही होगी। एक और बड़ी खबर देहरादून से है। 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेंगी भाजपा। 29 मार्च से विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे बीजेपी नेता। 1 अप्रैल से पहले बीजेपी के नेता रिपोर्ट देंगे। 4 अप्रैल को बीएल संतोष के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट के बाद बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। समीक्षा रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन और समाधान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून से बड़ी खबर। समीक्षा रिपोर्ट के बाद एक्शन और समाधान होगा। बीजेपी की समीक्षा बैठक। 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेगी भाजपा। आखिर हार का क्या कारण रहा, इस पर बीजेपी की समीक्षा बैठक होने वाली है और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर यह हार क्यों हुई। इसके लिए तमाम जिम्मेदारों को जवाब भी तलब किया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को धर्मनगरी स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान उनका सुरक्षा घेरा मजबूत रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को तैयारियां पूरी कर ली। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक आधुनिक असलों से लैस जवान तैनात हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी और फ्लीट मार्ग के ऊंचे भवनों पर स्नाइपर निगरानी करेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर धर्मनगरी को अभेद दुर्ग बनाया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा का त्रिस्तरीय घेरा रहेगा। कई इंतजाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं तो कुछ सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखे गए हैं। सशस्त्र बलों के अलावा सादे वस्त्रों में भी पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। खुफिया एजेंसी के अनुसार कुछ अधिकारी भी दिल्ली से धर्मनगरी पहुंच गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, महामहिम राष्ट्रपति अब दौरे पर हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है। अवैध दुर्ग भी इलाके को बना दिया गया है। और क्या क्या कार्यक्रम है? विकास सुन पा रहे हैं? लगता है विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, कार्यक्रम को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी कर दी गई है और त्रिस्तरीय घेरा भी बना दिया गया है। यानी कि पूरे क्षेत्र को अभेद दुर्ग का रूप दे दिया गया है। कुछ सुरक्षा के इंतजाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा के इंतजाम गोपनीय भी रखे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह काफी अहम माना जा रहा है। हरिद्वार में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है और दिव्य प्रेम मिशन में कार्यक्रम में वो शामिल भी होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। विकास जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। विकास, महामहिम राष्ट्रपति हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है, यानी कि सुरक्षा में कोई भी चूक न रहने पाए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है आपको? विकास बिल्कुल सब आपको बता दें, दिव्य प्रेम सेवा मिशन रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति
बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों के लिए। गोवा सीएम के शपथ ग्रहण में जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में धामी शामिल होंगे। आज शाम गोवा के सीएम धामी होंगे रवाना। प्रमोद सावंत 28 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। गोवा के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 28 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं गोवा के सीएम प्रमोद, और उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और 28 मार्च को वो रवाना होंगे गोवा के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम गोवा के लिए सीएम धामी रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए उनका हाल चाल जानने पहुंचा था। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। पुष्कर सिंह धामी से मेरी मुलाकात होती रहती है। हरीश रावत ने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के इस जीत ने प्रदेश की राजनीति में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जहां एक तरफ पार्टी ने 70 में 47 सीटों पर पर कब्जा किया, पहाड़ी राज्य में सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वहीं सीएम धामी को चुनाव हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद एक नए राजनीति की शुरुआत की गई है और एक नया रिकॉर्ड भी उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ऐतिहासिक इमारतें रचते हुए सत्ता में दोबारा वापसी कर ली है। इस नई सरकार में धामी का लगातार दोबारा सीएम बनना ही अकेले बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक और ऐतिहासिक उपलब्धि धामी सरकार 2.0 को हासिल की है। बीजेपी ने कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी को स्पीकर बनाया है, जो कि उत्तराखंड की पहली स्पीकर बन गई हैं। उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक रितु खंडूरी भूषण को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रितु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रितु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। प्रदेश के नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। साल 2006 से लेकर 2017 तक उन्होंने नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में काम किया है। रितु खंडूरी के पति राजेश भूषण बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। रितु लंबे समय से समाज सेवा में भी एक्टिव रही हैं। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। साल 2022 के चुनाव में उनकी सीट बदल दी गई थी। उन्हें कोटद्वार से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ उतारा गया था। नेगी ने साल 2012 में तत्कालीन सीएम BC खंडूरी को कोटद्वार सीट से ही चुनाव हरा दिया था। ऐसे में रितु पर अपने पिता की हार का बदला लेने का एक बड़ा मौका था।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत पूजा अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उनके पद चिन्हों पर चलकर उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देंगी। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड, और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन मैं विधायक भी हूँ, तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूंगी, और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर भी कार्य करूंगी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज ऋतु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाजपुर से कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य ने ऋतु खंडूरी के पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि ऋतु खंडूरी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने बहुआयामी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगी और बेहतरीन विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगी। पार्टी ने फिर फैसला करना है, अभी कहना कुछ नहीं होगा, लेकिन कई नाम हैं जो जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमारे मालिक है, जो भी जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका ईमानदारी से उसको निभाएंगे। तभी हमारे जो देश में है, जो दौर हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, और हम सब मिलकर सहयोग। ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि वो सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि अपने संपूर्ण क्षमताओं से उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने 5वीं विधानसभा का निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।